हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आज की क्लास में हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज यानी पीटीएस 24 के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखा देता हूं। इसे डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। बट ये बात सुन लो ध्यान से कि टर्म 2 एग्जाम के लिए जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं या जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाला हूं उनका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट के हर वीडियो को आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। हर वीडियो से जो भी नोट्स आपको बनाने हैं उनको बनाना। ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग हो जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, आप फाइनली चलते हैं और अपने टेस्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों प्लेजर टेस्ट सीरीज यानी पीटीएस 24। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं ऑर्डर लिखूंगा। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म देखो क्या है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ऑर्डर तो 2 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का पावर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ये है, इसका पावर यानी एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 आपको दिख रहा होगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के ऊपर, तो मतलब पावर तो 1 ही हो गया। तो बस इसका डिग्री भी हमको पता चल गया, इसका डिग्री है 1। तो यहाँ पर जो सम आपको निकालना है वो सम किसका निकालना है? सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा आपका 2 + 1 यानी 3। ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन 1 का। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी था, अगर आपको ध्यान हो बच्चों। अगर आपने सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन अभी तक नहीं देखा है तो उसके वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 यहीं पर आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए, न्यूमरेटर में सिर्फ dx लिखा हुआ है ना, मतलब इसको आप 1 × dx ऐसे ट्रीट करो और यहां पर 1 की जगह आप लिख दो sin² x + cos² x। ये तो क्लास 10th से हमने कई बार पढ़ा हुआ है अभी तक। ठीक है ना, ये वाला आइडेंटिटी। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज रहने दो। यहां से अब मैं टर्म्स को स्प्लिट करूंगा। sin² x अपॉन पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे तो यहां पर 1 cos² x बच जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, एनालाइज करो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगले वाले में क्या होगा? cos² x अपॉन पूरा डिनोमिनेटर यानी 1 sin² x बच जाएगा। ध्यान से देखिए ऐसे। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे? 1 cos² क्या होता है बच्चों? सो दिस इज secant² x। समझे? 1 sin² क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी cosecant² x। बात समझ आई कि नहीं? ये रहा dx। secant² x का इंटीग्रेशन यानी 10x हो जाएगा। cosecant² x का इंटीग्रेशन यानी माइनस को टेंजेंट x आ जाएगा। तो यहां पर ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोल रहा है बच्चों? यहां पर एक वेक्टर दे रखा है जिसके हमसे डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू पूछी गई है। अगर इस वेक्टर को मैं वेक्टर ए एज्यूम कर लूं, लेट मी कॉल दैट दिस इज वेक्टर ए। ये मैंने लिख दिया वेक्टर ए। अब इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है। तो सबसे पहले इस वेक्टर का मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले इस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर लिखने वाला हूं। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। समझे? अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, यानी वेक्टर ए की वैल्यू ये रही और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों? ये भी यहीं पर निकाल लेते हैं। अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर। समझे? तीनों को ऐड कर देंगे तो यहां से डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? ये 4 + 4 + 1 यानी ये हो जाएगा √9, यानी इसे आप 3 लिख सकते हो। तो यहां से फाइनली ए कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी?
1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। समझे? तो बस यहां पर यूनिट वेक्टर आ चुका है। अब यहां पर हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस बड़े आराम से लिख देंगे। सो डीसीज ऑफ दिस वेक्टर ए विल बी, क्या हो जाएंगे, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, ऐसे लिख दो। बस जी आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 के अल्टरनेटिव को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या बोला हुआ है, राइट द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। सबसे पहले काम करिए, इस वेक्टर को वेक्टर ए एज्यूम कर लो, है ना। लेट वेक्टर ए इज दिस, और इसे आप क्या एज्यूम करो बच्चों, इसे वेक्टर बी एज्यूम कर लो। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इस तरीके से निकालना है। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपको समझाने के लिए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा आपका वेक्टर ए। समझना ध्यान से मैं क्या बताऊंगा। यहां पर कोई पॉइंट ओ है, यहां पर ए है और यहां पर बी है। ठीक है, यहां से जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट आपका पॉइंट पी है। ठीक है, इस समय जो चीज हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, वो क्या है, तो वो है वेक्टर ओपी। ये हमको निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम वेक्टर ओपी जब निकालना चाहेंगे तो वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड लेंगे और वेक्टर ओपी की डायरेक्शन में इसका जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा ना, उसे हम यहां पर लगा देंगे। समझे? तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब सुनना, यहां पर वेक्टर ओपी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वही वेक्टर ओबी की डायरेक्शन का भी यूनिट वेक्टर होगा। बात समझ आ रही है सभी को? वेक्टर ओबी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ओबी का मतलब हुआ वेक्टर बी। समझे? सो दैट मीन्स यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वेक्टर ओपी कैप अगर लिखना चाहोगे तो ये आपका वेक्टर ओबी कैप ही होगा, मतलब वेक्टर बी कैप ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब चलते हैं जरा, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड हमको कैसे मिलेगा ये समझते हैं। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी अगर आप लिखना चाहोगे, सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद बी कैप। समझे? तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मतलब है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है विद वेक्टर बी कैप। तो ये रहा आपका वेक्टर बी। वेक्टर बी कैप निकालने के लिए वेक्टर बी को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या आएगा वेक्टर बी का, यहां पर चेक कर लो, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के भी कोफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब यहां पर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 9 बनेगा, सो दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा। अभी न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट भी कर लो, ये 1/3 बाहर कर दो, यहां पर जो कांस्टेंट है, यहां पर 2i कैप और यहां पर ये i कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा तो 2 लिखोगे, है ना। यहां पर +2 और यहां पर भी +2 ही आ जाएगा, चेक कर लो। तो ऊपर बनेगा आपका 6 और नीचे 3 है, दैट मीन्स 6/3, यानी ये फाइनली आपका 2 आ जाएगा। समझे? यानी अब मुझे क्या निकालना है फाइनली, अब मुझे निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन। तो मैं सारा कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। यहां पर आप क्या कहोगे, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड एक बार चेक करो, यहां पर मैंने आपको बताया था। समझे? सो वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा बी कैप के साथ, और बी कैप भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला ही है। इस वाले ब्रैकेट को देख लो ना, यहां पर चेक कर लो। तो ये क्या बनेगा आपका, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, पूरे के नीचे 3 आ जाएगा। आप चाहो तो 3 को यहां लगा दो और यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है ना, अच्छा खासा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वैसे अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर चाहते हैं ना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब मैंने क्या बोला, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी कैप के साथ, यहां पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। समझे बच्चों? अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बी कैप के साथ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी विद अ वेक्टर वाले कंसेप्ट से। मतलब मान लो इसकी वैल्यू 2 आ गई, सो 2 टाइम्स बी कैप हो जाएगा, इस तरीके से जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ है। यहां पर देख लो ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की वैल्यू क्या आई थी 2,
है कि नहीं, समझे। ये रहा वो फॉर्मूला जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बट वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए बाहर मुझे बी कैप भी लगाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया ही है। ठीक है, अब फाइनली चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 4 आपके सामने। इसमें क्या पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी पॉइंट आपको मिल गया। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और लाइन के डायरेक्शन रेशोज चाहिए। यहां पर जिस लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है वो लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, यानी x माइनस 1/2, यहां पर बनेगा y माइनस 3/4। समझे, y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर अगले वाले में देखो, यानी यहां पर तो कोई समस्या है नहीं, z का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, यानी ये ऐसे आ जाएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे, drs विल बी 2,4,5। समझे बच्चों। अब देखो, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो दोनों के drs प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहां पर डायरेक्टली आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक सेकेंड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों, x माइनस x1, यहां पर नीचे a आता है, फिर y माइनस y1, यहाँ b आता है, z माइनस z1 और यहाँ c आता है। तो x1 y1 z1 का काम तो ओरिजिन यानी 0,0,0 करेंगे, x माइनस 0, यहाँ y माइनस 0 और यहाँ पर z माइनस 0। अब नीचे ABC मतलब 2, 4, 5, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन दोनों ही पैरेलल हैं तो उनके drs तो प्रोपोर्शनल होने ही हैं। इसको रीराइट कर दोगे तो x/2, यहां से y/4 और यहां से z/5। बस ये फाइनली आपका आंसर हो गया। इस वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 तो कंप्लीट हुआ। अब जरा क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को तुमने 3 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। देखो, ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5, ये ऑड नंबर हो गए, इवन नंबर यानी 2, 4, 6, ठीक है ना। तो गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी अगर मैं यहां पर ये एज्यूम कर लूं कि लेट इवेंट ई, ये क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द डाई, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया। तो यहां पर पी ऑफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी, देखो मैंने क्या बताया कितने केस बनेंगे, 1, 3, 5, यानी यहां पर 3 आउट ऑफ 6, यानी ये 1/2 आ जाएगा। अब यहीं पर अगर मैं पी ऑफ ई डैश भी निकाल लूं तो ये 1 माइनस पी ऑफ ई हो जाएगा, यानी ये भी 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार आपको ऑड नंबर मिल जाए। यानी अगर एक बार ऑड नंबर मिल गया तो भी काम हो गया, दोनों बार ऑड नंबर मिल गया तो भी काम हो गया, तीनों बार ऑड नंबर मिल गया तो भी काम हो गया। अब सुनना ध्यान से, ये तो आपको निकालना है। अब मान लीजिए एक बार भी ऑड नंबर ना मिले, मतलब 0 टाइम्स ऑड नंबर मिले, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इवन नंबर मिले, समझे। तो इन सभी केसेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। मुझे निकालना है सिर्फ ये, है ना, मुझे निकालना है सिर्फ ये। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां मैं क्या निकाल दूंगा, नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर, समझे, नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। बस नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर का मतलब गेटिंग एन इवन नंबर, ये बात मैं कह रहा हूं। बस यहां पर इस कंसेप्ट का यूज करते हुए अपना काम हम आसानी से कर लेंगे। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बोल के बताया, इसको मैं यहां लिख भी देता हूं कि नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर का मतलब क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, समझे। तो इसका मतलब तीनों बार इवन नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स 1 माइनस पी ऑफ ई डैश, तीनों बार इसलिए क्योंकि यहां पर डाई को 3 टाइम्स टॉस किया हुआ है। पढ़ के देख लो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। सो पी ऑफ ई डैश को यहां पर हम 3 टाइम्स इस तरीके से लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब पी ऑफ ई डैश की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/8। एलसीएम ले लो, 7/8 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है पढ़ते हैं जरा। अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। ध्यान रखना 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स, यानी टोटल बॉल्स कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगे बच्चों। तो यहां पर ये 1 + 3 यानी 4 बॉल्स हो जाएंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी यहां पर x मैं क्या एज्यूम करूंगा, x विल बी नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी अभी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब दोनों बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है, तो यहां पर नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएंगी, या तो एक भी रेड बॉल नहीं होगी, या फिर एक रेड बॉल होगी, या फिर 2 रेड बॉल्स होंगी। लेकिन 2 रेड बॉल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है कि एक ही रेड बॉल आपके पास प्रेजेंट है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज यही हो सकती हैं, ठीक है ना। मैं दोबारा पढ़ता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो x की वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पर जब p ऑफ x इक्वल्स 0 इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होगा, अभी आपको एक भी रेड बॉल नहीं मिली है, दैट मीन्स आपने 2 बॉल्स निकाली है, वो व्हाइट में से निकाली होंगी। तो यहां पर 3c2 अपॉन 4c2, समझे, टोटल 4 बॉल्स है ना, तो 4 में से 2 बॉल्स और 3 व्हाइट में से 2 बॉल्स। 3c2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 3c2 को हम 3c1 यानी 3 लिख सकते हैं, और 4c2 डायरेक्टली यहां पर साइड में कैलकुलेट कर लो, ऊपर देख लो टॉप में कर रहा हूं मैं, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा। तो यहां पर 3/6 बनेगा, समझे। इसको 1/2 लिख सकते हो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो, 3/6 यानी 1/2 ही हो जाएगा। अब अगला प्रोबेबिलिटी, यानी जब x की वैल्यू 1 हो, यानी एक रेड बॉल निकली है, जब एक रेड बॉल निकली है तो पक्का एक व्हाइट बॉल निकली होगी, क्योंकि आपको टोटल यहां पर 2 बॉल्स ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है। लेकिन 4 में से आपको 2 बॉल्स मिलेंगी, तो ये तो 6 हो जाएगा, 1c1 यानी 1, 3c1 यानी 3, और यहां पर 3/6 यानी अगेन इसको 1/2 लिख सकते हो। तो यहां पर आपका टेबल क्या हो जाएगा, टेबल फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसके लिए टेबल क्या बन जाएगा बच्चों, देखो आप यहां पर x लिख लो, यहां पर p ऑफ x लिख लो। प्रॉपरली टेबल बनाना हो तो बनाओ, अच्छी बात है, स्केल वगैरह यूज कर लेना। यहां 0 और यहां पर 1। अब यहां पर चाहो तो 3/6 लिखो या 1/2 रहने दो, अच्छी बात है, सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर भी 3/6 यानी 1/2 ही आ जाएगा। तो बस ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनली टेबल आ गया आपके सामने बच्चों, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं जरा सेक्शन बी की तरफ। तो ये रहा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, किस तरीके से होगा ध्यान से सुनना। यहां पर इसको लिख लो आप, यहां पर लिख लो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप चाहो तो यहां बाई पार्ट्स लगा सकते हो। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे ये मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल मैं कैसे करूंगा ये देखो ध्यान से। यहां पर मैं क्लास 10th का एक प्यारा सा फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स, समझे। तो यहां से सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में एक सीकेंट एक्स है, उसको लिख लो 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये पूरा अंडर रूट में, और जो बाहर सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना उसमें कुछ भी मत करो। अब ये मैंने इसलिए कहा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में सोचें तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, कि मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन सीकेंट एक्स में मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, समझे कि नहीं, ठीक है ना। तो चलो अपना काम शुरू करो, यानी यहां पर 10x को t पुट करो, तो इससे क्या बन जाएगा आपका ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, ये दे देगा आपको dt, समझे। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बन गया dt। तो आपका पूरा इंटीग्रल देखो ऐसा लगेगा, 1 + 10x का होल स्क्वायर यानी t का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर x लिखा हुआ है ना, और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx यानी dt बन गया। यहां पर √a² + x² वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो t/2 √ वाला सेम, समझे, +1/2, और यहां पर आपका आ जाएगा log ऑफ t + √1 + t², समझे।
और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही होगा आपको। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। t का मतलब क्या था बच्चों, सो इट वाज 10x, नीचे आपका 2 तो है ही, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, t आपने क्या माना है, तो t आपने माना है 10x को, तो ये तो ऐसे बनेगा, अंडर रूट को मत भूलना। अभी रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, पूरे पर रूट लगा हुआ है, तो मतलब ये आपको सीकेंड एक्स देके जाएगा। ध्यान रखना ये सारा काम मैंने साइड में किया है, आप इसे फेयर वर्क मान सकते हो, रफ वर्क नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करूंगा। 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी मैंने वैल्यू क्या निकाली है, तो यहाँ वैल्यू निकाली है मैंने सीकेंड एक्स, यहाँ पर ये 1/2, यहाँ पर लॉग लिखो या ln लिखो, यहाँ t का मतलब हो जाएगा 10x, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सीकेंड एक्स, जो वैल्यू मैंने साइड में निकाली है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसको हम बाई पार्ट्स मेथड से करें, जो कि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको बताया है ना, और मैंने आपसे पूछा भी है वहां पर कुछ कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे बोलोगे अगर बाई पार्ट्स से करोगे, तो बाई पार्ट्स मेथड से करोगे तो आपका आंसर क्या यही आएगा। अगेन बाई पार्ट्स मेथड से करना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको एक अल्टरनेटिव दिख रहा होगा, तो इसे कैसे करेंगे। यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x है। ध्यान से देखना मैं किस तरीके से करूंगा। कॉस स्क्वायर 2x, कॉस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 2x कैन बी रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। कॉस की फॉर्म में ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। अब इसका यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, दैट मीन्स वी मस्ट राइट इट एज लाइक दिस, समझे। cos 2x का फॉर्मूला, और cos स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब डिनोमिनेटर में मैं cos स्क्वायर x लिखूंगा। कहां से लिखा मैंने, ये देखो यहाँ पर एक सीकेंड स्क्वायर भी है ना, तो सीकेंड x क्या होता है, तो 1 अपॉन cos x, तो सीकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, समझे कि नहीं। न्यूमरेटर में होल स्क्वायर ओपन कर दो बच्चों, तो ये बनेगा 4 cos की पावर 4, समझ रहे हो या नहीं। a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab करोगे, देखो इस तरीके से मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझे। और पूरे के नीचे जो है उसे चलने दो। यहां पर अब हम एलसीएम स्प्लिट करेंगे। जैसे ही ये काम आप करोगे, यहां पर ये 4 है और ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, समझे बच्चों। यहां पर -4 और यहां 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी इसे सीकेंड स्क्वायर एक्स डायरेक्टली हम लिख लेंगे। अब यहां से इस 4 cos स्क्वायर एक्स को मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, टॉप में देखना ध्यान से, इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, समझे। और यहां पर ये 2 cos स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा बच्चों, मैं यहीं पर करके आपको दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। ये 2 तो बाहर है ही, है ना, और 2 cos स्क्वायर एक्स इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस cos 2x, समझे। तो यहां पर आपके इंटीग्रल में ये हो जाएगा 2, यहां पर 1 प्लस cos 2x। इस तरीके से अगर आप चाहो तो इंटीग्रल्स यहां स्प्लिट भी कर सकते हो। ये मैंने 4dx अलग किया और यहां पर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स dx ये भी अलग कर दिया। इंटीग्रल्स मैंने स्प्लिट कर दिए हैं। वैसे ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 को बाहर करो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2x आएगा, एंगल में 2x जो कि लीनियर है उसका डेरिवेटिव आएगा 2, उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी ऐसे, माइनस ये बनेगा 4x, यहां पर ये हो जाएगा 10x, ठीक है ना। अगर आपके मन में हो तो एक स्टेप और लिख लेना, मतलब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके आप बताना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है ना। सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन 8 में हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है बच्चों, ये यहां पर कंपैरिजन करो, इसको देखो, हम इससे कंपेयर करेंगे ना, इससे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझे। तो यहां पर p ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर q ऑफ x क्या है, तो ये आपको कोटेंजेंट स्क्वायर दिख रहा होगा, और मल्टीप्लाई में है e की पावर -10 इनवर्स x, समझे। यहां पर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी e की पावर में हम इंटीग्रेशन लेंगे यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये हमको देगा e की पावर में 10 इनवर्स x, समझे बच्चों।
ये सारी बातें हम लोगों को साइड में रखनी है और ये फेयर वर्क है। अब यहां से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, यहां पर ये tan इनवर्स है, ध्यान रखना। और यहां पर ये जो फंक्शन q है इसको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपको सिर्फ कोटेंजेंट स्क्वायर x ही मिलेगा, समझे। चलो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। यहां पर बेसिकली मैंने ये कहा कि qx को अगर आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा cot स्क्वायर x इंटू ई की पावर ये है माइनस tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन फैक्टर हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था, तो e की पावर 0 बन जाएगा जो कि क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये चीज मैंने साइड में निकाल के रख ली है, यहां शो नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अब कोटेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लास 10th का फॉर्मूला। समझे बच्चों, बात क्लियर हुई। क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर होता है ना, तो वहां से कोटेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। ये बनेगा माइनस कोटेंजेंट एक्स और ये माइनस एक्स, प्लस में सी पहले से ही है, और यहां पर आपको क्या मिला था बच्चों, e की पावर tan इनवर्स एक्स। यहां से फाइनली अगर आप चाहो तो y की वैल्यू देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ कोटेंजेंट एक्स प्लस एक्स प्लस में c, और इसे पूरे के साथ यहां पर लगा दो e की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स। ऐसे करना कोई जरूरी तो नहीं है, अपना आंसर इस वाले स्टेप में ही छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा जो कि वेक्टर अलजेब्रा में से है, और यहां पर देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो कुछ बच्चों को लगेगा या कुछ टीचर्स को लगेगा कि ये क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का है, यहां पर ये नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी मच इन द सिलेबस है, क्योंकि मैं यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबलाइजेशन यूज नहीं करने वाला हूं। देखो इसको हम इस तरीके से अगर लिखेंगे ना, तब ये चीज हम कह सकते हैं कि सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि ये नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए। समझे, तो यहां मैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करने वाला हूं। चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर मैं LHS लिख लेता हूं। ये वेक्टर A है, इसका डॉट मुझे लेना है B प्लस सी क्रॉस A प्लस 2B प्लस 3C के साथ। यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर एक ब्रैकेट लगा लो, वेक्टर B से क्रॉस करो, ये बनेगा आपका B क्रॉस A। समझे, यहां पर वेक्टर B का क्रॉस हो जाएगा इसके साथ। समझे बच्चों, यहां पर वेक्टर B का क्रॉस होगा देखो इसके साथ। ठीक है, अब वेक्टर C की बारी, तो C क्रॉस A ऐसे आएगा, फिर यहां पर C क्रॉस ये बनेगा 2B, फिर यहां पर C क्रॉस ये है आपका 3C। इस तरीके से करली ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या होगा, यहां लिखना शुरू कर रहा हूं। वेक्टर A बाहर है ही, यहां पर ये B क्रॉस A एज इट इज। देखो यहां पर वेक्टर B है, यहां पर 2 टाइम्स वेक्टर B है, मतलब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। अब ऐसे लिखोगे तो ये तो नल वेक्टर हो जाएगा, मतलब फाइनली 2 इंटू नल वेक्टर, यानी नल वेक्टर ही मिलेगा। सिमिलरली यहां पर मैं लिखूंगा 3 टाइम्स B क्रॉस C, यहां पर ये C क्रॉस A पहले से ही है, यहां पर 2 टाइम्स C क्रॉस B, और यहां पर 3 टाइम्स C क्रॉस C, यानी 3 टाइम्स नल वेक्टर, यानी नल वेक्टर ही आपको मिलेगा। बात समझ आई सभी को? ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। तो अब इसके बाद यहां पर क्या होगा इसको समझते हैं जरा। यहां पर इस वेक्टर A के डॉट प्रोडक्ट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, A डॉट B क्रॉस A ऐसे होगा। A डॉट नल वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है कि वो 0 होगा। यहां पर 3 टाइम्स A डॉट B क्रॉस C, ठीक है ना, प्लस A डॉट C क्रॉस A। ध्यान से देखते रहना, यहां तक पहुंच गए हैं। प्लस ये 2 बाहर करो, A डॉट C क्रॉस B, ठीक है, प्लस A डॉट नल वेक्टर वो 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कंसेप्ट सीखना बच्चों। अगर मैं कहूं M क्रॉस N से मुझे एक नया वेक्टर मिला जो कि है वेक्टर P, तो यहां पर ये वेक्टर M परपेंडिकुलर होता है वेक्टर P के साथ, और वेक्टर N भी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर P के साथ। समझे? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेक्टर M और P परपेंडिकुलर हैं,
तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? होगा ना बच्चों? तो बस ये बेसिक डेफिनेशन मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। फर्दर यहां पर अगर आप चाहो तो P की जगह वही रख दो जो ऊपर हमने एज्यूम किया था, इस तरीके से। अच्छा, यहां पर और क्या कर सकते हो? और कर सकते हो कि n डॉट यहां पर m क्रॉस n, ये भी 0 हो जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इन सभी बातों का मैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखना। a डॉट बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, मतलब b क्रॉस a से जो नया वेक्टर मिलेगा वो a के साथ में क्या होगा? तो परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब a डॉट अनदर वेक्टर जो कि a के परपेंडिकुलर ही है, तो यहां पर ये वैल्यू 0 देके जाएगा। समझे? ये 3 टाइम्स a डॉट बी क्रॉस सी हो गया। अच्छा, यहां पर देखो a डॉट सी क्रॉस ए, अगेन सी क्रॉस ए से एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि a के परपेंडिकुलर होगा, तो बस इसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहां पर देखो ये है 2 टाइम्स a डॉट सी क्रॉस बी। सी क्रॉस बी को अगर मैं b क्रॉस सी लिखना चाहूंगा ना, तो ऐसा करते हुए मुझे बेसिकली एक माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, तो यहां पर माइनस इस तरीके से लगा दो। समझे बच्चों? तो फाइनली आपको मिलेगा 3 टाइम्स a डॉट बी क्रॉस सी, यहां पर इस माइनस को आगे कर दो तो -2 टाइम्स a डॉट बी क्रॉस सी, बस 3 - 2 है ना। यहां पर a डॉट बी क्रॉस सी दोनों में ही आपको दिख रहा होगा, तो आपको मिलेगा a डॉट बी क्रॉस सी। और यही चीज आपको प्रूव करनी है, ऊपर आप चेक कर सकते हो, देखो यहां पर। सो LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, आपने अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या है बच्चों? इसमें आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन इज 5, यानी अगर पॉइंट को मैं पॉइंट P मानूं और ओरिजिन को मैं O मानूं, तो यहां पर सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इसका आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन। अगर उस डिस्टेंस को मैं D से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी वैल्यू इन्होंने 5 दे रखी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर OP डिस्टेंस निकालते हैं, वो कैसे बनेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। और यहां पर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन ये हम अब कई बार यूज कर चुके हैं, तो डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूं। यहां पर क्या है? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट देखते रहो, और यहां पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन निकालना है, मतलब x1 y1 z1 क्या है वो भी देखते रहो। तो फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू x1, b का मतलब है -1 इंटू y1, c का मतलब है यहां पर 1 इंटू z1, प्लस में जो भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहां पर k है, पूरे का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये रहा a स्क्वायर, ये रहा आपका b स्क्वायर और ये रहा आपका c स्क्वायर। ये पूरा किसके इक्वल है? तो ये पूरा 5 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो ध्यान से, ये आपका क्या बनेगा? 1 - 0 यानी 1 का होल स्क्वायर यानी 1, ये भी 1 ये भी 1, यानी ये हो जाएगा आपके लिए √3। ठीक है। अच्छा, यहां पर ब्रैकेट में न्यूमरेटर में क्या होगा? 1 इंटू 1 यानी 1 और ये -1 कैंसिल, यहां 1 प्लस के यानी 1 प्लस के ही बचेगा, और ये पूरा मॉडुलस में है, ध्यान रखना। नीचे आपका अंडर√3 आ रहा है कि नहीं चेक कर लो और मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, यहां √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा मॉडुलस में 1 प्लस के, नाउ दैट इज इक्वल टू 5। यहां से हमें 2 कंडीशन लेनी पड़ेगी, 1 प्लस के या तो 5 होगा या 1 प्लस के -5 होगा। अब इस पहली इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी 5 - 1 यानी 4, और यहां पर k की वैल्यू आएगी -6। ठीक है ना, आपको k की वैल्यू निकालनी थी, ये काम तो हो चुका है। आगे बोल रहा है हेंस राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर कार्टेशियन इक्वेशंस ही लिख लेते हैं जरा। तो कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पर बस आपको k की वैल्यू पुट करनी है x - y प्लस z प्लस k इक्वल्स 0 में। तो ये क्या बनेगा? x - y प्लस z प्लस k, तो k की जगह 4, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। या तो ये आएगा या फिर x - y प्लस z और k की जगह फिर -6, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। ये तो कार्टेशियन इक्वेशंस की वैल्यू आ गई। और अगर वेक्टर इक्वेशंस लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए बच्चों? देखो पहले केस में आप यहां लिखोगे वेक्टर r डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और प्लस में k यानी +4 इक्वल्स 0, या तो ये बनेगा, और दूसरे केस में आएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप
-6 इक्वल्स 0। तो बस ये फाइनली आपका सॉल्यूशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, यहां पर कोई अल्टरनेटिव भी है क्या? बिल्कुल है जी, अल्टरनेटिव भी है, आपको दिख ही रहा होगा। यहां पर हमें वेक्टर इक्वेशन लिखना है एक ऐसे प्लेन का विच कंटेन्स दीज टू लाइंस। अब सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन हमारे रिक्वायर्ड प्लेन में है तो यहां पर अ पॉइंट ऑन द प्लेन बड़े आराम से लिखा जा सकता है, अ पॉइंट ऑन द प्लेन। तो पॉइंट ऑन द प्लेन लिखने के लिए दोनों लाइन में से जो भी पॉइंट आपको दिख रहा हो उसको लिख लो। तो यहां पर मुझे पॉइंट दिख रहा है 1, 3, 0। ये पॉइंट हम अपने प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात और क्या एज्यूम करो, लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन बी ए बी सी। ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? तो इसके डायरेक्शन रेशो 2, 4, -1 है। इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या बनेंगे बच्चों? इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी लिख लो। तो इसके लिए यहां पर x का कोफिशिएंट बिल्कुल 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको 1 - y/2 मिला हुआ है, आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर बन जाएगा -2। फिर इसके बाद यहां पर ये z-1 है, इसके नीचे 1 होगा, दैट मीन्स यहां पर हम 1 लिख लेंगे। दोनों लाइन के यहां पर मुझे drs मिल चुके हैं। अब देखो, जो आपका प्लेन है ना, जो आपका प्लेन है वो इन दोनों लाइन को कंटेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइन के भी नॉर्मल होना चाहिए। सो बस यहां पर मैं फॉर्मूला ये यूज करने वाला हूं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। समझे? इसको यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? देखो, ये ABC और ये 2, 4, -1, यानी A1 B1 C1 की जगह ABC मान लो, A2 B2 C2 की जगह 2, 4, -1 ले लो फर्स्ट लाइन के केस में। यहां पर रीजन मैं दे दूंगा, बिकॉज प्लेन contains the lines, therefore normal to the plane will be perpendicular to the given lines also। बात समझ आई सभी को? ठीक है ना। तो चलिए इस फैक्ट का हम यहां पर यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले केस में मैंने क्या बताया, यहां पर बन जाएगा आपका 2a + 4b - c = 0। दूसरे केस में 3 - 2 1, यानी यहां पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3a - 2b + c = 0। समझे? इनको मुझे सॉल्व करना है, इसको फर्स्ट और इसे सेकंड इक्वेशन मान लो। यहां पर सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दो। C वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 5a, चेक करो, और ये बनेगा आपका 2b। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू लिख लो, ये आ जाएगी -2b/5। अब इस a की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहां पर इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। तो यहां से C क्या मिलेगा मुझे? C मिलेगा 2b - 3a। समझे? 2b को तो 2b ही रहने दो, -3a, यानी इसका क्या करो, -3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो ये बन जाएगा +6b/5। यहां पर एलसीएम ले लो, क्या बनेगा बच्चों? 10b + 6b, यानी ये हो जाएगा 16b/5। ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ b, c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b। तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे लिखेंगे? a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू ये रही, × x - x1, जो पॉइंट आपने यहां लिखा था, यहां से x1 y1 z1 आप पिकअप कर लोगे, प्लस अब यहां पर b × y - y1 + c। अब c क्या है? तो 16b/5 × z - z1 = 0। ठीक है ना। अब यहां से क्या करो, पूरे में आप क्या करो, सबसे पहले b कॉमन लेकर 0 के नीचे भेज दो, और फिर पूरे में आप 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो यहां पर ये मिल जाएगा आपके लिए -2 × x - 1, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y - 15, ऐसे लिख दो, है ना। b तो वैसे ही कॉमन लेके भगा चुका हूं मैं। यहां पर आपके लिए सिर्फ 16z बच जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 0, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं? ये बनेगा -2x + 5y + में 16z
और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा प्लस का 2 और ये -15, 2 - 15 क्या होता है -13, नाउ दैट इज इक्वल टू +13 ऐसे लिख लो। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आप एक स्टेप चाहो तो और लिख सकते हो, 2x - 5y - 16z + 13 = 0। समझे, इन सबको उठा के उधर ले जाओ। चलिए, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये रहा सेक्शन सी, यानी यहां पर आपको क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए दिख रहे होंगे, जो कि 4 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले इस इंटीग्रल को ना आप आई एज्यूम कर लो, मे बी हमें बाद में जरूरत पड़े। तो यहां पर ये आई क्या बनेगा, सीकेंट एक्स को 1/cos लिखकर एलसीएम ले लो तो आपको ऊपर cos x मिलेगा और नीचे 1 + cos² x, देखो इस तरीके से मिल जाएगा। लिमिट का ध्यान रखना, 0 से π/4 ऐसे लिमिट है। ठीक है, ये रहा 0, ये रहा π/4। ऊपर आपका बन गया है cos x dx और नीचे हो जाएगा ये 2 - sin² x। कुछ समझे मैंने क्या किया होगा, cos² x को लिख लो 1 - sin² x, cos² x की जगह एक 1 पहले से ही है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये 2 - sin² x मिल गया। अच्छा, अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, तो मैं क्या करने वाला हूं, sin x को t मान लूंगा। सो न्यूमरेटर में जो cos x dx दिख रहा है वो dt बन जाएगा। यहां पर लिमिट भी चेंज कर लो। लिमिट मतलब देखो, जब x की लिमिट 0 है तो t यहां पर sin 0 यानी 0 दे देगा। जब x की वैल्यू π/4 है, अपर लिमिट में देखो तो t यहां से sin π/4 यानी 1/√2 आपको देगा। तो फाइनली आपका इंटीग्रल अब कैसा दिखेगा, देखो यहां तो 0 और यहां 1/√2, ऊपर dt और नीचे आपका बन जाएगा ये 2 - t²। 2 को मैं जानबूझ के ऐसे लिखूंगा ताकि मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। समझे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2a, a का काम √2 करेगा, यहां पर ये ln आएगा a + x, ये रहा a + x और a - x। मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं बच्चों बेसिकली। अब इसके ऊपर हमें अपना लिमिट लगा देना होता है, लोअर लिमिट ये रहा, अपर लिमिट ये रहा। चलो काम शुरू करते हैं जरा। अब यहां से कैलकुलेशंस की बारी होगी। ये बाहर वाले को ध्यान रखना, इसे भूलना मत। ठीक है बच्चों, यहां पर जैसे ही अपर लिमिट डालोगे तो ये क्या बनेगा, t की जगह 1/√2, यानी देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे 2 + 1/√2 आएगा। इसके बाद इसमें पुट करेंगे तो √2 - t है, यानी ऐसे आएगा, मतलब ये बनेगा आपके लिए 1/√2 है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली ये मिलेगा आपको ln of 3। ठीक है बच्चों, माइनस अब लोअर लिमिट की बारी है। अब इसके बाद लोअर लिमिट पुट करोगे तो ln ऑफ यहाँ √2 + 0 और √2 - 0 यानी √2/√2 यानी ln ऑफ 1 ही आपको मिल जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर बनेगा ln ऑफ 3/2√2, क्योंकि ln ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। अगेन इस इंटीग्रल को आप आई एज्यूम कर लो, यहां पर लिमिट्स पे फोकस रखना। लिमिट्स क्या है ध्यान से देखते रहना। ये रहा आपका इंटीग्रैंड जो मैं लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी देखो ये वाली लगेगी, यहां पर a से b f(x) dx क्या होता है, यहां पर देखो इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी लग जाएगा। समझे, तो यहां से ये क्या बनेगा, I विल बी इक्वल्स टू, यहां पर चेक कर लो ध्यान से बच्चों, a + b का मतलब 10 हो गया है, यानी x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह मुझे लिखना पड़ेगा, देखो इस तरीके से मैंने डायरेक्टली कर दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने क्या किया, a + b - x मतलब 2 + 8 - x यानी 10 - x। ये रीजन मैंने साइड में दे दिया, इसे आप फेयर वर्क ही मान के चलो, ठीक है ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करने के लिए। अच्छा, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √ में 10 - x और यहां पर आपका √ में 10 - 10 - x, इस तरीके से बनेगा। ऊपर आप dx लगा दो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको i क्या मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ 2 से 8 लिमिट तो है ही, ये ऊपर √x बनेगा, ये रहा dx, नीचे आपका ये 10 - x रूट में और ये √x, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। फर्स्ट और सेकंड दोनों का डिनोमिनेटर एक बार चेक करो, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो बड़े आराम से दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पर LHS में 2i, लिमिट भी सेम है, यहां पर ऐड होते ही ये कैंसिलेशन की तरफ जाएगा तो 1 देके जाएगा।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो जाएंगे जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का आरएचएस में इंटीग्रेंड को आप ऐड करेंगे। समझे? इंटीग्रेंड आराम से ऐड हो जाएंगे क्योंकि लिमिट्स बिल्कुल सेम है 2 से 8। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर x, यहां पर ये रही हमारी लिमिट्स, ये आपको देके जाएगा 8 - 2 यानी ये हो जाएगा 6। 2i की वैल्यू आ चुकी है तो i की वैल्यू आएगी 6/2 यानी 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 11 का अल्टरनेटिव भी गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्या बोल रहा है, बैग फर्स्ट कंटेन्स 1 व्हाइट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। चलो लिखना शुरू करो। यहां पर आपका एक बैग 1 है जिसमें एक व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल्स हैं। फिर आपका सेकंड बैग भी है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, यहां पर बोल रहा है 2 व्हाइट बॉल, एक ब्लैक एंड एक रेड बॉल है। यहां पर टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, पहले वाले बैग में टोटल बॉल्स यहां पर 6 हो रही हैं, दूसरे वाले में कितनी हो रही हैं बच्चों, एक बार चेक कर लो, दूसरे वाले में 4 बॉल्स टोटल होंगी, यहां पर देख लो। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अ बैग इज चोजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट। किसी भी एक बैग को आपने चूज किया, वहां से 2 बॉल्स निकाली विद रिप्लेसमेंट, यानी निकालो फिर वहीं रखो, फिर अगला बॉल निकालो फिर वहीं रख दो, विद रिप्लेसमेंट का केस है। दे हैपन टू बी 1 व्हाइट एंड 1 रेड, यानी वो 2 बॉल्स जो निकली हैं उसमें से एक व्हाइट होनी चाहिए एक रेड होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे केम फ्रॉम बैग सेकंड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर दोनों बॉल्स एक व्हाइट और एक रेड के कॉम्बिनेशन से बनी हैं तो वो दोनों सेकंड बैग में से आई हैं। तो यहां पर मैं इवेंट्स क्या लूंगा बच्चों, यहां पर इवेंट्स क्या लूंगा, इवेंट्स E1 E2 क्या E3 भी लेना पड़ेगा, सोचो जरा मुझे बताओ। तो चलो जरा मैं आपके लिए इवेंट्स लिख लेता हूं। द बॉल्स केम फ्रॉम फर्स्ट बैग, ठीक है, और यहां पर द बॉल्स केम फ्रॉम सेकंड बैग। इस तरीके से एक इवेंट ए भी ले लो, इसे मैं क्या लूंगा, द बॉल्स आर 1 व्हाइट एंड 1 रेड। ठीक है, ये मैंने इवेंट ई मान लिया। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, देखो लगेगा तो बेस थ्योरम, यहां पर तो हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना ही होगा। तो बेस थ्योरम की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, यहां पर कि दोनों बॉल्स जो है वो बैग सेकंड से आए हैं, मतलब E2/E, ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला तो इस तरीके से आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर P/E/E1 इंटू P/E1 प्लस P/E/E2 इंटू P/E2 ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ पर P/E1 या P/E2 ये हम कैसे लिखेंगे, देखो ये तो आपका 1/2 आ जाएगा और P/E2 भी आपका 1/2 ही आ जाएगा, समझे बच्चों। अब यहाँ पर P/E/E1 इसका मतलब क्या हुआ, बैग फर्स्ट में जाओ, वहां से एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकालो। जब एक व्हाइट निकालोगे तो एक में से ही आएगा और टोटल कितने में से आएगा, वो टोटल 6 बॉल्स में से आएगा। फिर एक रेड बॉल निकालोगे वो कितने में से आएगा, 3 रेड में से एक और टोटल 6 में से एक। इस तरीके से आपको लिख लेना है। बात समझ आ रही है सभी को। अब यहां पर एक केस और बन सकता है, क्या, देखो मैंने पहले व्हाइट और फिर रेड लिया, ठीक है ना, फर्स्ट बैग में से। दूसरा केस क्या बन सकता है कि पहले रेड और फिर व्हाइट, यानी यहां पर सेम तरीके से आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप 3/6 इंटू 1/6, मतलब 2 टाइम्स भी कर सकते थे इसका। तो यहां पर 2 टाइम्स 1/6 इंटू 3/6 ऐसे आ जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, फाइनली दिस विल बी 1/6। एक बार चेक करके देखो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका P/E/E1 का वैल्यू आ गया। अब यहां से P/E/E2 का भी वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां पर अब सेकंड बैग में आ जाओ, सेकंड बैग में आओगे तो यहां पर भी 2 ही केस बनेंगे, 2 टाइम्स डायरेक्टली पहले ही कर दो। तो यहां पर आएगा 2 में से और टोटल 4 में से, और फिर 1 में से टोटल 4 में से, इस तरीके से, समझे। 2 व्हाइट में से एक व्हाइट और एक रेड में से एक बॉल निकलेगा और टोटल 4 में से तो निकलना ही है, विद रिप्लेसमेंट का केस है, इसलिए हर बार 4 बॉल्स ही बचेंगी। एक बॉल निकालो फिर वहीं रख दो, एक बॉल निकालो फिर वहीं रख दो, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/4। चेक करके देखो, बात समझ आई। अब चलिए इन सभी वैल्यूज को मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर लूंगा, जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। तो P/E/E2 यानी ये आपका आ रहा है 1/4, P/E2 यानी ये तो 1/2 है ही, यहाँ पर P/E/E1 यानी ये है 1/6 इंटू 1/2
प्लस 1/4 इंटू 1/2। देखो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये मिलेगा 1/4, यहां मिलेगा 1/6 प्लस 1/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आपका 1/4, नीचे क्या बनेगा 4 + 6 यानी 10/24 आ जाएगा। चेक करके देखो, सो 1/4 इंटू 24/10 ऐसे, यानी ये बनेगा 6/10, जिसे आप 3/5 भी लिख सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बस इस तरीके से हमने ये बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है, समझे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसके बाद आएगा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्या बोला हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। एक लाइन ये रही y एक्सिस और फिर y इक्वल्स -1 और फिर y इक्वल्स 2। यहां पर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस लाइन को पिकअप करूंगा। इस लाइन में मैं क्या करूंगा, जैसे ही y0 लेंगे, y0 तो x आपको 3 मिलेगा, मतलब एक पॉइंट आ जाएगा 3,0। अगर x0 लोगे तो y यहां पर आ जाएगा आपका -3/2, दूसरा पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मुझे इस लाइन का यहां पर ग्राफ बनाने में आसानी होगी। चलिए जरा ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले इसका, फिर y इक्वल टू -1। y इक्वल टू -1 का मतलब ये हुआ एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, बिलो ओरिजिन होगा ये, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, समझे। फिर y इक्वल्स टू मतलब ये भी x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन ये अबो ओरिजिन जाएगा। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आपका डायग्राम आपके सामने आ चुका है, समझे। अब ये 3,0 वाला पॉइंट कहां पर होगा, 3,0 वाला पॉइंट कहां पर होगा, x की जगह 3, y की जगह 0। देखो ये वाला पॉइंट है आपका 3,0, समझे, दिस इज 3,0। अच्छा, फिर उसके बाद 0, -3/2, यानी ये रहा आपका 0, -3/2। इस तरीके से y इक्वल्स -1 यहां पर पहले ही इंडिकेटेड है, आप देख रहे होंगे। y इक्वल्स टू यहां पर पहले ही इंडिकेटेड है, आप देख रहे होंगे, समझे। यानी यहां पर आपको 2 मिलेगा इस तरीके से, और यहां पर आपको -1 मिलेगा, y की वैल्यू है ये, ठीक है। और ये ओरिजिन तो है ही आपके लिए, मतलब यहां पर आपको x भी 0 और y भी 0 मिलता ही है। फिलहाल अब मुझे यहां पर जो एरिया शेडेड दिख रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर मैं x के लिमिट्स लूंगा तो बेसिकली मैं इस तरफ लेके जाऊंगा क्वेश्चन को, जहां पर मुझे वन एरिया माइनस अनदर एरिया करना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं यहां पर बेसिकली y की लिमिट्स यूज करूंगा। तो यहां पर एरिया मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। एरिया कौन से वाला निकालना है मुझे, यहां पर डायग्राम के हिसाब से देखो, AOB लिखना शुरू करो, AOB, यहां पर C, यहां पर C, फिर ये D, ठीक है ना, फिर इसके बाद E और फिर A। ये वाला एरिया आपको निकालना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इंटीग्रल हम कैसे लगाएंगे बच्चों, मैंने बोला मैं y के लिमिट्स लूंगा। तो यहां पर देखो y की वैल्यू -1 से लेकर यहां पर 2 तक लगा लो, -1 से 2। और आपका जो ये लाइन है ना, कौन से वाला लाइन, x - 2y = 3, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी 3 + 2y। अब इसका मुझे करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, 3 + 2y का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और 3 + 2y लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 2 आएगा, उससे हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। और लिमिट्स तो हमें लगानी ही होंगी, -1 से 2, ये हमने लिमिट लगा दी। अब यहाँ पर ये 1/4 डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, 2 × 2 4 हो जाएगा, उसको बाहर करो, अपर लिमिट डालो, 2 × 2 = 4 + 3 यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालो, यहाँ पर लोअर लिमिट डालोगे 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा। ये बनेगा 48/4, 48/4 यानी 12 हो जाएगा। अब क्योंकि ये एरिया है तो इसको स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट स्क्वायर में डिक्लेयर कर दो। बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलते हैं जरा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला हुआ है, अ क्रिकेट मैच इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 2 क्लब्स, क्लब ए एंड क्लब बी। फॉर दिस अ टीम फ्रॉम ईच क्लब इज चोजन। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। रिमेनिंग प्लेयर्स ऑफ बोथ द क्लब्स, क्लब ए एंड क्लब बी, आर रेस्पेक्टिवली सिटिंग ऑन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। यानी क्लब ए के प्लेयर इस प्लेन के ऊपर बैठे हैं, जिसका इक्वेशन ये रहा। क्लब बी के बचे हुए प्लेयर इस प्लेन के ऊपर बैठे हैं, जिसका इक्वेशन ये रहा। ठीक है बच्चों, टू चीयर द टीम ऑफ देयर ओन क्लब्स। यहां पर हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग्स।
ये रहा आपका गेम चल रहा है। डायग्राम देखो बड़ा प्यारा सा है। क्या आपको इस डायग्राम में बॉल दिख रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए जरा फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें करना क्या है। देखो यहां पर सबसे पहले क्लब ए की बात मैं कर लेता हूं कि क्लब ए के बचे हुए प्लेयर कौन से प्लेन पे बैठे हैं। तो इस वाले प्लेन पे बैठे हैं बच्चों, आप चेक करके देखो, ठीक है ना। अब इसके बाद जरा क्लब बी के लिए भी लिख लो प्लेन। तो क्लब बी के लिए प्लेन क्या है? आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, नाउ दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो क्लब बी के प्लेयर इस प्लेन के ऊपर बैठे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? राइट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑन विच द प्लेयर्स ऑफ क्लब ए एंड क्लब बी आर सीटेड। सबसे पहले इन दोनों क्लब के जो प्लेन्स का इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, उसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूंगा। तो ये बनेगा 2x प्लस 1y प्लस z इक्वल्स 3। अच्छा इसके लिए क्या बनेगा? क्लब बी के लिए x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स 8, ठीक है। यहां पर बोथ साइड 3 से डिवाइड करो, यहां पर बोथ साइड 8 से डिवाइड करो। तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? यहां पर 2x/3, यहां पर y/3, यहां पर z/3 इक्वल्स 1। मेन फंडा ये है कि मुझे RHS में 1 चाहिए बच्चों। यहां पर 8 से डिवाइड करने के लिए बोला था मैंने। तो यहां पर देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। यहां पर 2z/8 करोगे यानी z/4 आएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। ये 1 आ चुका है। यहां पर x/8, यहां पर y/8/3, यहां पर ये z/4 और ये 1। अब ये दोनों ही प्लेन के हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख ली हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखो इस तरीके से होता है। ये मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है। अब जरा सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या पूछा हुआ है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन विच प्लेयर्स ऑफ क्लब बी आर सीटेड। तो चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्लब बी के लिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है बच्चों? x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स 8। मैं करूंगा -8 इक्वल्स 0, ठीक है ना। अब इसका डिस्टेंस मुझे कहां से निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्या लगेगा? अगर कोई भी पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस मुझे किसी प्लेन से निकालना है और प्लेन का इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स 0। तो यहां पर फॉर्मूला चलता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d पूरे का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझे? तो बस इस प्यारे से फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। x1 y1 z1 का काम करेगा 0,0,0, क्योंकि यहां पर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है प्लेन का। कैपिटल ए कैपिटल बी सी एंड डी का काम कौन करेगा? तो प्लेन की इक्वेशन को चेक कर लो। कैपिटल ए का मतलब 1, बी का मतलब 3, सी का मतलब 2 और डी का मतलब -8। चलिए इस फॉर्मूले में मैं यूज कर लेता हूं इन सभी चीजों को, ठीक है। तो यहां पर आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आने लगेगा? रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी ए का मतलब 1, x1 का मतलब 0, b का मतलब 3, y1 का मतलब 0, ओरिजिन 0,0,0। समझे? अच्छा यहां पर c का मतलब क्या हो जाएगा 2 और z1 का मतलब 0 और d का मतलब -8 है। पूरे पे मॉडुलस लगा दो इस तरीके से। समझे बच्चों? अब पूरे के नीचे क्या लगाना है मुझे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1, इसके बाद b स्क्वायर यानी 9 और c स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 4। ऊपर क्या मिलेगा? -8 का मॉडुलस यानी 8 लिखो और नीचे आपका बन जाएगा अंडर रूट में 14। बस दिस मच यूनिट्स will be the distance of this plane on which the players of club B are sitting। ठीक है बच्चों? तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर, यहां पर आपको दिख रहा है, और ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। केस स्टडी क्वेश्चन विच इज नॉट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, इट इज फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो क्या किसी और चैप्टर में से भी केस स्टडी क्वेश्चन आने की संभावना है? यस, वेक्टर में से भी आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। और 3D का तो मैंने दिखा दिया। प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं कि प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आए, लेकिन किसी और टॉपिक में से भी आने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने PTS 24 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्लेजर टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।